हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने आपके दोनों सब्जेक्ट करवा दिए हैं। तो जाके देख सकते हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। और इसके अलावा ये जो हमारा चल रहा है आपका भूगोल है, और भूगोल के बाद हम लोगों को क्या करना है, भूगोल जैसे ही आपका खत्म होगा तो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। और बड़ी अलसी बात आपके लिए है कि जैसे कि आपको एमसीक्यू चाहिए थे, तो 3-4 दिन के अंदर अंदर भूगोल के लाइव एमसीक्यू मैं आपके कराना क्लास 6 से स्टार्ट कर दूंगी, क्लास 6 से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, ताकि आप लोग रिवीजन करके चैप्टर को पढ़ के अच्छे से एमसीक्यू कर सकें। और साइंस के भी मैं आपके स्टार्ट करवाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कितनी हो गई। और अगर आप कहीं मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहें तो देखिए, फेसबुक पे कर लीजिए, है ना। फेसबुक के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं। और तीसरी बात, टेलीग्राम पे तो आप मुख्य रूप से फॉलो कर लीजिए। इन तीनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि जो मैं एमसीक्यू आपके यहाँ पे करवाऊंगी उसका सारा कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैसेज वगैरह आप लोगों को करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कहाँ पर करिएगा फॉलो, इंस्टाग्राम पर कर लीजिएगा। फेसबुक पे ऐसा करना हो कर लीजिए, नहीं करना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आपको जरूर करना होगा फॉलो, आप ही का फायदा है इसमें। तो चलिए, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, तो ये चैप्टर आपका एक पार्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा चैप्टर बड़ा था, है ना, बड़ा था, और इसके साथ साथ थोड़ा समझने वाला था। तो ये पार्ट हम लोग इतना कर चुके हैं। हमें इसको देखना था यहाँ से, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। कहाँ से देखना था? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो देख लेते हैं। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, बहुत इंपोर्टेंट है कि अक्षांश कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ का कम है, तो इससे पता चल जाएगा आपको। टेम्परेचर। सेकंड नंबर की अगर आप बात करते हैं तो वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, कहाँ पे किस प्रकार की वायुदाब की पट्टी है, ये चीज़ इंपोर्टेंट है। वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, वायुदाब पट्टियाँ आपकी खिसक जाती हैं, है ना। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, कहाँ पे महासागर है, कहाँ पे महाद्वीप है, इससे टेम्परेचर और वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है। और पृथ्वी का घूर्णन, तो पृथ्वी का जो घूमना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। अब देखिए, पवनों का अभिसरण तथा अपसरण। तो देखिए, अभिसरण मीन्स होता है एक दूसरे से मिलना। तो अगर आप इधर पे देखेंगे तो ये पवन दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये तो हो गया आपका अभिसरण क्षेत्र, है ना। और पवन जैसी मिली मिलाई पवन इस साइड जा रही है, यानी अपसरण क्षेत्र। अब इस साइड क्या बनेगा, फिर इस साइड जब पवन, देखना इसको ध्यान से समझना एक चीज को, कि इधर तो इसका अभिसरण हुआ नीचे की साइड, और ऊपर जाके अपसरण। अब इस साइड तो अभिसरण होगा और नीचे की साइड अपसरण। अभिसरण मीन्स होता है कन्वर्ज होना, एक दूसरे से मिलना। अभिसरण, अपसरण मीन्स होता है, देखना, अभिसरण। अब इसको एक शब्द से समझना, अभिसरण। अभि मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति का अभिनंदन करना, यानी एक दूसरे से गले मिलना। तो क्या हो गया? अभिसरण, यानी एक दूसरे से मिलना पवनों का। अपसरण, अपसरण, अप मतलब अपमान करना, दूर हटो टाइप का, अपसरण। अब आ गया समझ में कि अपसरण बात आए तो क्या है, पवनें दूर हट रही हैं। और अभिसरण का बात आए तो गले मिल रही हैं एक दूसरे से, है ना। तो इस प्रकार से अभिसरण और अपसरण होता है। कन्वर्जन, डाइवर्जन। कन्वर्जन मीन्स होता है कन्वर्ज होना, एक दूसरे में मिलना एक दूसरे से। डाइवर्जन होता है एक दूसरे को धक्का देना, हटना एक दूसरे से दूर। देखिए, अब इसको देखिए, उच्च सूर्यताप, उच्च सूर्यताप और निम्न वायुदाब होने में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है ITCZ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ITCZ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है? इंटर यानी आंतरिक, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, आंतरिक उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल क्षेत्र कहाँ से कहाँ पाया जाता है, इस चीज को देखिए। तो इंटरट्रॉपिकल जो क्षेत्र होता है आपका, विषुवत रेखा जो होती है आपकी, इसको देखिए 0 डिग्री, ये रहा विषुवत व्रत। इसके 5 उत्तर और 5 दक्षिण में ITCZ क्षेत्र आपका पाया जाता है। इसको चित्र में देखिएगा, ये रहा,
इधर गौर करिएगा, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिल गया, भूमध्य व्रत पर रहता है। अब देखिए आगे, उच्च सूर्य ताप और निम्न वायु दाब होने से यहाँ क्या होता है, उच्च सूर्य का तापमान होता है, सबसे ज्यादा सूर्य का तापमान यहीं पड़ता है, और निम्न वायुदाब यानी वायुदाब कैसा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता है, होने से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। क्या करती है, वायु ऊपर की साइड उठती है। उष्णकटिबंधीयों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करने लगती हैं। यहाँ की जो निम्न वायुदाब है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, क्योंकि इधर पर सूर्य तप लग रहा है, और जब वायु ऊपर उठेगी तो नीचे का हिस्सा खाली हो जाएगा, और जब नीचे का हिस्सा खाली हो जाएगा तो और कहीं की वायु आके उधर पे बैठेगी, आएगी। तो वही बता रहा है कि उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनों पर निम्न वायुदाब क्षेत्र में अभिसरण होता है। अभिसरण मीन्स एक दूसरे का वायु अभिनंदन करती है, यानी एक दूसरे से गले मिलना, यानी वायु क्या करती है, एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे में, कन्वर्ज। और अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। इसको अभी देखेंगे, 1 मिनट के लिए समझिएगा। अभिसरित वायु यानी दूर हटने वाली वायु, यानी एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करने वाली, डिफ्लेक्शन सिस्टम रहेगा इधर पे। तो ये वायु कैसी करती है, ऊपर की साइड उठती है। ठीक है, अब आपको समझ में ना आया हो तो इधर पे देखिए, चित्र में देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला चित्र आपका। इधर पे देखिए, ये रहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी वायु गर्म है, वायु ऊपर की साइड उठ रही है। देखिए, ये रही वायु भागती हुई, ये रही ऊपर की साइड उठती हुई वायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, उठ गई। अभी क्या कर रही है, नीचे की साइड दब रही है। यहाँ पे आ गई समझ में बात, यहाँ से तो ऊपर उठी है और नीचे की साइड दब रही है। ऊपर का हिस्सा दिखाया गया है वायु का, ये चारों तरफ का ऊपर का हिस्सा दिखाया गया है। अब यहाँ तो ऐसे ऊपर की साइड उड़ता देख नहीं सकते। ऊपर की साइड से मतलब है जैसे यहाँ पे हम लोग हैं और हमारी यहाँ पे छत है, इस टाइप से ऊपर की साइड उठना है ना। तो ऊपर की साइड उठी वायु, और यहाँ पे अब एक चीज और देखिए आप लोग, यहाँ से वायु एक दूसरे से अलग हो रही है, डाइवर्जन कर रही है ना। यहाँ पे वायु एक दूसरे से मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। देखिए यहाँ पे कन्वर्ज हुई। अब देखिए आगे, यह क्षोभमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाती है। कितनी वायु ऊपर उठती है, कम से कम क्षोभमंडल में 14 किलोमीटर तक वायु ऊपर उठती है, और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है, और फिर नीचे की साइड गिरेगी। ऊपर की साइड उठी, फिर नीचे की साइड गिरेगी। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 उत्तर तथा 30 दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। उठ कहाँ से रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की साइड उठ रही है, और जाके ठंडक का माहौल इसको मिलता है 30 डिग्री उत्तर में, तो वहां पे जाके नीचे की साइड गिर जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। इस एकत्रित वायु का अवतलन, अवतलन मीन्स नीचे की तरफ झुकाव होता है। यह एक उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र है। ये उपोष्ण में ही तो चला गया 23.5 से ऊपर। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर पहुंचती तो यह ठंडी हो जाती है। जब 0 पर थी गर्म थी, ऊपर की साइड उठ रही है, 30 पर जाएगी ठंडी हो जाएगी, नीचे की साइड गिरेगी। ठीक है, अवतलन होगा, नीचे की साइड अवतलन कहलाता है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत व्रत की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। धरातल के नीचे की साइड क्या होता है, निकट। धरातल के निकट वायु का क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, एक दूसरे को धक्का देना, और यह विषुवत व्रत की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। यानी इस साइड से ऐसे आएंगी, पूर्वी पवनें बन जाएंगी। पूर्वी पवनें सॉरी आएंगी नहीं, पूरब की साइड से आएंगी। क्योंकि क्या है कि जो वो आपका कोरोलिसिस बल लग रहा था, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या सिस्टम था, उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर झुक जाती हैं पवनें। तो देखिए आना तो इनको ऐसा था, लेकिन इनका बायां कौन सा है, ये रहा बायां, इनका ये रहा बायां, तो इस साइड झुक जाएंगी। आ रही बात समझ में। आगे देखिए, तो पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत व्रत के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड पर मिलती हैं। देखिए इसको चित्र में, ये मिल रही हैं। देखिए ये रही पूर्वी पवनें, उत्तर पूर्वी भी कह सकते हैं आप उसको, और यहाँ पे मिल रही हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र है यहाँ पे,
यहाँ पे जाके उच्च हो जाएगा 30 पे, 30 के आसपास उच्च हो जाता है। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए। और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाती हैं। अवतलन का यह कारण है कि जब वायु 30 उत्तरी और दक्षिण अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ इशारा हो चुका था। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है, तो हेडले सेल के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है। ठंडी पवनें नीचे की साइड झुकती हैं। ठंडी है तो वो नीचे की साइड गिरेगी क्योंकि भारी होती है। हवा जैसे ही गर्म होगी वो हल्की हो जाती है, ऊपर की साइड उठती है। और उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिम की साइड से आएंगी तो पछुआ पवनें हो जाती हैं। और यह कोष्ठ कैसा कहलाता है, तो यह कोष्ठ आपका फेरल कोट के नाम से जाना जाता है। फेरल कोष्ठ, फेरल सेल के नाम से। देखिए पछुआ पवनें इधर पर गौर करेंगे आप, पश्चिम की साइड से आ रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फेरल कोष्ठ। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है। ध्रुवों पर ठंडी वायु रुकती है और मध्य अक्षांशों की ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। वहां से ठंडी ठंडी वायु आती है मध्य अक्षांशों के बीच, और इसे ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। पोलर कोष्ठ कह देंगे इसको। ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखना होता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या करता है, यानी वायुओं का चलना क्या करता है, ये महासागरों को भी प्रभावित करता है। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा महासागरों को प्रभावित। मान लीजिए जैसे गर्म वायु है तो महासागर का ऊपरी का हिस्सा जो पानी का होगा वो गर्म हो जाएगा। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। सुनामी यही तो लाती हैं पवनें। सुनामी कौन लाता है, महासागर वायु को ऊर्जा और जल वाष्प प्रदान करता है। ये कौन ऊर्जा देती है, ऊर्जा देती हैं पवनें जल को, तभी तो सुनामी आती है। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे हो जाते हैं। मौसमी पवनें, पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पवनों में बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से विभिन्न, इसको हटाइए यहाँ पे, इस चीज को देखिए, और फिर ये हम समुद्र समीर देखेंगे। इसको देखिए, इंपोर्टेंट है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इसको। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म और ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशांत पैसिफिक ओशियन का ठंडा और गर्म होना। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं। ये क्या करता है कि जब प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधाराएं होती हैं दक्षिण अमेरिका, अब आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका कहाँ है, तो वो तो आपको मैप उठा के देखना पड़ेगा। भूगोल में मैप नहीं आया तो कुछ नहीं आया। दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं। और पीरू में आपकी बहती है एक ठंडी जलधारा, जिसको पीरू की जलधारा कहा जाता है। पीरू की ठंडी जलधारा का स्थान ले लेती हैं। ये जाएंगी पीरू की ठंडी जलधारा के आसपास जाती हैं गर्म जलधारा। पीरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहलाता है। क्या कहलाता है, एल नीनो। पीरू की जो ठंडी जलधाराएं हैं उसके ऊपर गर्म वो ठंडी जलधाराओं का स्थान कौन धाराएं ले लेती हैं, गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की। और इसी को कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। एग्जाम में पूछता है भाई कि अल नीनो इफेक्ट कहाँ है, तो जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और पीरू की ठंडी जलधाराओं का स्थान लेती हैं, तो इसी चीज को अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। और इसी के अल नीनो इफेक्ट अभी पढ़ेंगे। अल नीनो वायु धाराएं चलती हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया में काफी परिवर्तन रहता है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व अल नीनो की संयुक्त घटना को इंसो के नाम से जानते हैं। अगर इंसो की बात करें तो इस चीज को याद रखिएगा।
जिन वर्षों में इंसु शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहद मौसम संबंधी विशेषताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये हो गया आपको। अब इसको समझिएगा थोड़ा। स्थान पवने भूतल के गर्म और ठंडे होने से विभिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। यानी सीधी सी बात है ना, जहाँ पे हवाएं गर्म चलेंगी वहाँ पे पवन गर्म लगेगी, है ना। भूतल गर्म रहेगा, स्थानीय पवनें हो गई। जैसे हमारे यूपी के साइड लू चलती है गर्म हवा के रूप में। अब इस चीज़ को देखेंगे, स्थल व समुद्र समीर। ये इंपॉर्टेंट है, स्थल और समुद्र समीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जैसे कि वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण व स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। कैसी भिन्नता पाई जाती है? दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है तथा अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं। इस चीज़ को रुकिए एक मिनट। मतलब देखिए, गर्म सबसे पहले क्या होता है और ठंडा सबसे पहले क्या होता है? समुद्र या स्थल। तो देखिए, अगर गर्म की बात करें तो सबसे पहले स्थल होता है, ऊष्मा जल्दी अवशोषित करेगा, पानी जो है देर से गर्म होगा। इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात, ठंडी क्या होती है? तो जल्दी से ऊष्मा छोड़ता भी स्थल है और पानी जो है जल्दी से ठंडा नहीं होता है। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हैं या छत पर भी करके देख सकते हैं। एक बाल्टी पानी रख दीजिए सूरज की रोशनी में, देखना स्थल गर्म होता है जल्दी या पानी। तो अब इससे क्या होता है कि वायुदाब कम बढ़ने लगता है, और जब कम बढ़ने लगता है तो क्या होगा? पवनें एक दिशा से दूसरी दिशा में बहना स्टार्ट करेंगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। जल्दी कौन गर्म होता है? स्थल। तो यहाँ पे गर्म हो गया स्थल, ठीक है। दिन में स्थल गर्म हो गया, और गर्म होने के कारण क्या होगा? गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी स्थल में, और जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे बनेगा निम्न वायुदाब क्षेत्र, है ना। और जब जैसे ही यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो समुद्र से बहती हुई पवन यहाँ पे आएगी। आगे बात समझ में। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और उन पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, जिससे समुद्र के स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही निम्न दाब वायुदाब और उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा, तुरंत ही क्या होगा? समुद्र से पवनें बहने लगेंगी। आगे बात समझ में। समुद्र से पवनें बहने लगेंगी, और समुद्र से जब पवन बह रही है तो उसको क्या कहेंगे? समुद्र समीर। अब देखिए इधर पे समुद्र समीर, तो ये दिन का है। इसको अगर आप बात करें कि दिन का बना हुआ है, इसमें किताब में आप लिख लेना कि जो ऊपर वाला ये दिखा रहा है दिन का है। समुद्र समीर कब बहते हैं? दिन में बहते हैं। समुद्र समीर कब बनते हैं? दिन में बनते हैं। क्या हुआ? स्थल जल्दी से गर्म हुआ सूरज की रोशनी से, ठीक है। इसकी स्थल की वायु जल्दी से गर्म हो गई। वायु जैसे ही गर्म होगी ऊपर की साइड उठ जाएगी, नीचे की साइड खाली हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्या बनेगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र। और जैसे यहाँ पे चीज़ें खाली हो जाएंगी, वायु नहीं बचेगी, तो समुद्र की वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र की है, तो क्या करेगी? तुरंत से बहना स्टार्ट कर देती है। क्या करेगी? तुरंत से बहना स्टार्ट कर देगी। इसको देखिए तीर को, समुद्र से कहाँ पे पवनें चल रही हैं? स्थल की साइड। अब समुद्र से जब पवनें स्थल तरफ चलेंगी तो क्या होगा? समुद्र समीर बनेंगे। और इधर पे भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही निम्न उच्च वायुदाब क्षेत्र बना स्थल में, तो क्या हुआ? पवनें ऊपर की साइड उठना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके का चक्र चलता रहता है। अब दूसरी चीज समझिएगा, ये दिन का था और ये वाला चित्र कैसा है? रात का। अब रात की देखिए, रात में क्या रहेगा? तो रात में क्या रहता है कि जल्दी से कौन ठंडा हो जाएगा? तो जल्दी से स्थल ठंडा हो जाएगा। और गर्म अभी भी क्या है? गर्म अभी भी जल है। तो जल में क्या बनेगा? उच्च वायुदाब क्षेत्र। और जहां भी आपको उच्च वायुदाब क्षेत्र की बात समझ में आए तो उच्च यानी ऊंचाई, ऊंचाई यानी वायु ऊपर की साइड उठने लगी है। तो जैसे ही वायु ऊपर की साइड उठेगी तो नीचे की साइड बनेगा निम्न वायुदाब क्षेत्र। ये रात की बात हो रही है यहाँ पे। जब निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो यहाँ क्या होगा? स्थल में अभी भी उच्च वायुदाब क्षेत्र है, तो स्थल से क्या होगा? स्थल से समीर जो है बहना स्टार्ट कर देगी। जब स्थल से बहना स्टार्ट करेगी तो बनता है स्थल समीर। एग्जाम में पूछता है स्थल समीर दिन में बनता है या रात में? स्थल समीर में वायु कौन सी दिशा में बहती है? वहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है या उच्च वायुदाब क्षेत्र? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अंग देखिए,
पवन व घाटी पवने, सॉरी पर्वत व घाटी पवने। तो पर्वत पर हवाएं कैसी चलती हैं या घाटियों पर पवनें कैसी चलती हैं? दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाती है और वायु ढाल के साथ ऊपर उठने लगती है। क्या होता है, जैसे ही वायु गर्म होती है ऊपर की साइड उठेगी और इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु घाटी से बहकर आ जाती है, इसलिए ठंडी ठंडी वायु लगती है और इन पवनों को घाटी समीर कहेंगे। जब घाटी से बहती हुई आएगी तो बैली से बहती हुई आएगी तो इसको घाटी समीर कहेंगे। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं, रात्रि के समय ठंडे हो जाते हैं, गर्म नहीं रहते हैं। गर्म सूर्य के कारण थे, रात में सूर्य नहीं निकलेगा तो गर्म नहीं होंगे, तो इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतर जाती है। क्या होता है, घाटी में नीचे वायु उतरेगी और इस चीज को क्या कहेंगे, तो इसे हम पर्वतीय पवन कहते हैं। तो घाटी समीर कब चलते हैं, दिन में, और घाटी में वायु कब जाती है, रात में। देखिए, उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवन कहते हैं। अवरोही क्यों कहते हैं, अवरोही मीन्स क्या होता है, अवरोही मतलब नीचे की साइड आ रही है वायु, यानी घटता क्रम। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, और यही चीज है कि उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवन कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हिम क्षेत्र है तो कितनी भी वायु गर्म हो वो वहाँ पे ठंडी हो जाएगी सतह से लगते ही, और ठंडी वायु नीचे की साइड ही गिरती है, इसलिए इसको अवरोही पवनें कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कोई अवरोही पवनें कहाँ चलती हैं, तो उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में चलती हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन अभिमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पवन अभिमुख ढाल क्या होते हैं, ये रहा पर्वत, तो ये एक दूसरे के पवन अभिमुख ढाल रहते हैं। तो पवन अभिमुख ढाल पर क्या होता है, एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पवनें प्रवाहित होती हैं, आगे देखिए, पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं। अब देखना क्या होता है, एक तो रहा इस प्रकार का पर्वत, इस साइड हवा है। अब जैसे ही पवन ढाल पे ऊपर उठना स्टार्ट करती है तो ऊपर की साइड ठंडी हो जाती है, ठंडी यानी संघनित हो जाती है, संघनित हो जाती है। संघनन का मतलब क्या होता है, संघनन का मतलब होता है जब जल वाष्प ऊपर की साइड जाके ठंडा होके और बूंदों के रूप में हो जाए तो उसको कहते हैं संघनन की प्रक्रिया, है ना। तो संघनन हो जाता है, उस संघनन के साथ साथ जब बूंदों के रूप में बन जाएगा, जब वाष्प बूंदों के रूप में बन जाएगी तो वहीं पे वो वर्षण करा देती है, वर्षा करा देती है। यानी अभी इस साइड तो आ ही नहीं, अब इस साइड तो आ ही नहीं पाई, और जो भी थोड़ी बहुत बचेगी वो आएगी इस साइड। ये पवन अभिमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं, अभी ऊपर की साइड चढ़ गई, अब नीचे की साइड उतरेंगी। तब यह शुष्क पवनें रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होती है, रुद्ध प्लस ऊष्मा, है ना। रुद्ध प्लस ऊष्मा, यानी रुद्ध मतलब होता है कहीं पर ना जा पाना, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान अवरुद्ध हो जाना, और जब भी अवरुद्ध हो जाता है ऊष्मा तो अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से गर्म होने लगता है। ये आपकी होती है रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रक्रिया, ये आपकी साइंस की है। जब पवन एक जगह डिब्बे टाइप की बंद हो जाए, कहीं ना निकल पाए, तो वो अपनी ही परतों में क्या होती है, ऊष्मा का कहीं भी आदान प्रदान ना हो पाए तो वो अपनी ही स्थिति में अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से अपनी ही परतों में टकरा के गर्म होने लगती है। तो रुद्ध प्लस ऊष्मा, इसका संधि विच्छेद करिए, रुद्ध प्लस ऊष्मा। रुद्ध मीन्स होता है अवरुद्ध, ऊष्मा मीन्स ऊष्मा रहेगा, क्या रहेगा, ऊष्मा का आदान प्रदान अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। तो वो अपनी ही स्थिति में, अपने ही एरिया में, अपने ही तरीके से, अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से गर्म हो जाती है। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला देती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, ये बहुत ही कम समय में बर्फ पिघला देती हैं एडियाबैटिक प्रक्रिया के कारण। वायु राशियाँ जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, बहुत समय तक रहेगी, तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है। वायु का कैसे किया जाता है परिभाषित, वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षेत्र भिन्नता बहुत कम है, वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों को उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। जहां से स्टार्ट होंगी तो उद्गम क्षेत्र तो होता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैसे कैसे, इनके मुख्य रूप से 5 उद्गम क्षेत्र हैं। कौन कौन से?
उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर का क्षेत्र। उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र तो अभी तक आपको पता चल गया होगा। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मरुस्थल। उष्ण क्षेत्र में जब आप जाएंगे, उपोष्ण या उष्ण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के जो मरुस्थल है वो वाला क्षेत्र। अब देखिए उच्च, कहाँ गया उच्च, एक मिनट देखिए इधर पे, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। उच्च अक्षांश में ठंडे महासागर। उच्च अक्षांशीय, उच्च, अरे देखिए उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी जहां पर ऑल टोटल बर्फ जमी हो। स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अटलांटिक तथा आर्कटिक ये स्थायी है। अटलांटिक अंटार्कटिका में हर हमेशा जमी रहती है। इसके आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर वाली जलवायु, ठीक है, वायु राशि। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप की वायु। इसके बाद ध्रुवीय महासागरीय वायु मिलेगी। इसके बाद ध्रुवीय महाद्वीपीय मिलेगी वायु राशि। इसके बाद महाद्वीपीय आर्कटिक सागर में है। और उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्म होती है, तो यह ध्रुवीय वायु राशि ठंडी होती है। जितना भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सारी गर्म मिलेगी। और ध्रुव के साथ जाएंगे आप तो क्या रहेगा सॉरी, ध्रुवों पर जाएंगे तो क्या रहेगा, वहां पर ठंडी वायु मिलेगी क्योंकि हमेशा बर्फ जमी रहती है। वाताग्र, फ्रॉन्स, देखिए कितना रह गया इधर चैप्टर आपका, और एक दिन में हो नहीं पाएगा वो आपका। चलिए देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, वरना और कुछ देख लेंगे। देखिए वाताग्र, जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य जो सीमा क्षेत्र बनता है उसको वाताग्र कहते हैं। फ्रॉन्ट्स, वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। जब दो प्रकार की वायु राशि यानी ठंडी और गर्म वायु मिल जाए तो उसको वाताग्र कह देंगे। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। एक तो शीत वाताग्र होता है, ठंडा वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, ना चलने वाला, अधिविष्ट वाताग्र। अब देखिए जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उसको अचर वाताग्र कहते हैं। चले ना एकदम स्थिर रह जाए तो उसको अचर कहेंगे। अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर ना उठती हो, एकदम जम टाइप के जाएं। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण राशियों को ऊपर धकेलती है, आक्रामक यानी एकदम बहुत तेजी से ऊपर की साइड धकेलेगी, तो क्या करेंगे, उसको इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कह देंगे, ठंडा क्षेत्र। यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र। इस चीज को क्या करना है कि जब गर्म वायु क्या करती है, ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र। इस चीज को याद रखिएगा कि उष्ण वाताग्र कब बनते हैं, तो गर्म वायु जब ऊपर चढ़ती है ठंडे वायु के तब बनते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। पूरी तरीके से पूरी वायु ऊपर की साइड उठ गई, इस वाताग्र को क्या करेंगे, अधिविष्ट वाताग्र। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। तो ये वाताग्र के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है। देखिए अचानक से तापमान बदलाव लाता है ये वाताग्र, इसी कारण वायु ऊपर उठने लगती है और बादल बनते हैं। वायु ऊपर की साइड उठेगी, ठंडी होगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात। देखिए ये चक्रवात, ये वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र में ये गुजरते हैं और मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। आगे देखिएगा, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र कैसा होता है, अचर, मतलब स्थिर रहता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोस्ट व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित करता है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। चक्रवात के रूप में चलना स्टार्ट करती है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से। ये तो आपका ऐसा हो गया, इस प्रकार से चलेगी उल्टी।
इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। एक ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाया गया है, इसको बाद में देखेंगे। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग और पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र में पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को क्या करता है, उत्तर धकेलता है, उत्तर की साइड धक्का देगा, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। कपासी मेघ सफेद सफेद बादल बनते हैं। कैसा बताया गया है, कब बनेंगे? देखिए इधर को, एक मिनट, ये इसको देखिएगा। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, गर्म वायु, और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र बारिश में शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर की तरफ धकेल देता है, जिससे परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ भी इसमें बनने लगते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। शीत वाताग्र क्या करते हैं, उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेज गति पकड़ते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह धक्का दे देते हैं, ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इस भूतल में कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, चक्रवात खत्म हो जाते हैं। ये रहे आपके शीत वाताग्र वगैरह वगैरह सब। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं के निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्णकटिबंध चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कई प्रकार भिन्न होते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट ये कुछ आपका है नहीं काम का। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से आते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कहाँ आते हैं, इंडिया में भी आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान वाले होते हैं, जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में होती है, और यह तटीय क्षेत्रों को तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। जैसे ये क्या करता है, जैसे जैसे इसमें इस प्रकार से आता है तूफान, और कहाँ की साइड जाता है, उड़ीसा के तट को खंडित करता है। इसके बाद बात करें यहाँ पश्चिम बंगाल पे हिट करेगा, इस प्रकार से चलता है। देखिए ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंस प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में इसको देखिए, हिंद महासागर में क्या बोला जाता है, चक्रवात, जो कि हम बोलते हैं। लेकिन अगर आप अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, उधर पर हरिकेन पूछता है एग्जाम में, नाम अलग अलग। और पश्चिम प्रशांत महासागर में जाएंगे, दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून बोलता है। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बिलीबिलीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बिलीबिलीज, बिलीबिली भी बोलते हैं कई लोग इसको, बिलीबिलीज। ये लोग क्या बोलते हैं, बिलीबिलीज, और कई लोग बोल देते हैं इसी को बिलीबिली। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति का विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखिए कौन कौन सी होती हैं। बृहद समुद्री सतह, बहुत बड़ी समुद्री सतह चाहिए। टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए सेल्सियस में, और कोरोलिसिस वाल का होना, वो तो हर जगह मिलेगा आपको। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति और गति में अंतर कम होना, और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र बनेगा या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण। इसके बाद समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, यानी ऊपर की साइड उठना, यानी इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, तब कहीं जाके उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इतनी चीज़ों के बाद देखिए आगे, चक्रवातों को और अधिक विध्वंस करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों को प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेर लेता है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वायु उसमें आर्द्रता हो जाती है। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है, यानी फिर इसको आर्द्रता नहीं मिलती है स्थल में, और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि चक्रवात जब आते हैं समुद्र के किनारे आएंगे, ठीक है, और जैसे ही तट से टकराते हैं फिर इनका जो है वेग कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इनको आर्द्रता नहीं मिल रही है, इनको वो अच्छा सा माहौल नहीं मिल रहा है जो ये चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्षीण हो जाता है, टूट जाता है। और स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचता है, चक्रवात का लैंड होप कहलाता है। चक्रवात का लैंड
सॉरी लैंडफॉल कहलाता है। इस चीज़ को देखिए कौन सा होता है लैंडफॉल। ये रहा, यहाँ पे चक्रवात टकराया तो यही रहेगा इस चक्रवात का लैंडफॉल, है ना। देखिए आगे, ये चक्रवात प्रायः 20 उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसकारी होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक वितरण दिखाया गया है। इसको हटाइए। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल स्पिरल पवन होती है, उसका परिसंचरण रहता है जिसे इसकी आंख कहते हैं। बीच में जो मुख्य रूप से होता है उसको आंख कहते हैं। देखिए ये आंख। और इसके बाद क्या होता है, इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास कितना होता है। इस परिसंचरण प्रणाली का विकास कम से कम 120-50 से 250 किलोमीटर तक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि इसका व्यास क्या बनेगा। मूसलाधार वर्षा होती है, वर्षा तो होगी ना, इसमें इधर छूट गया, वर्षा तो होगी ना क्योंकि आर्द्रता साथ में लिए हुए है। आर्द्रता जैसे ही ठंडी होगी यानी जो जल वाष्प है वो जैसे ही ठंडी होगी तो बारिश कराएगी। इसका केंद्र यानी अक्षु आंख क्षेत्र शांत होता है, जो बीच का बीच आंख वाला क्षेत्र होता है बिल्कुल से शांत होता है, जहाँ पवनों का अवतलन होता है यानी पवनें नीचे की साइड गिरती हैं। अक्षु के चारों तरफ अब अक्षुभित्ति होती है, दीवार कह दीजिए, अक्षुभित्ति आंख की दीवार, जहाँ वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप से अवरोहण होता है। यह अवरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख से रेनवेंड विकसित होते हैं। देखिए दर पर हो रहे हैं विकसित कि नहीं, ये रहे, ये हो रहे हैं दोनों साइड, है ना। तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर व 600 से 1200 किलोमीटर के बीच रहता है। वेग 600 से 1200 किलोमीटर तक रहता है, इतनी तेज चलते हैं। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है। बताइए 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन बढ़ जाती है। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल व्यापित कर देते हैं, यानी जो भी तट वाला क्षेत्र है उसको पूरा जल कर देंगे। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे छिड़ खत्म हो जाते हैं, मतलब ये स्थल पर नहीं चलते हैं, सीधी सी बात है। देखिए तड़ित झंझा यानी तड़ित झंझा या टोर्नेडो, थंडर स्टॉर्म एंड टोर्नेडो। अन्य विध्वंस स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो होते हैं। ये अल्प समय के लिए आते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित रहते हैं, परंतु बहुत तेजी से आक्रामक होते हैं, नुकसान बहुत कराते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघा है। तड़ित झंझा क्या है, कपासी वर्षा वाला मेघ जो गरज व बिजली उत्पन्न करता है। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, ऊपर की साइड अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है, फिर वहीं से ओले गिरेंगे। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रभाव है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ जाता है और ये अधिक ऊंचाई पर तक पहुंचते हैं। इनके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण बना लेती है। इसके केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है। केंद्र में देखिए वायु वहां पर शांति रहती है केंद्र में, और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को हम टोर्नेडो कहते हैं। तड़ित झंझा जो प्रक्रिया हो रही है और ये जो परिघटना हो रही है इसको टोर्नेडो कहेंगे। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होता है। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, वाटर। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिरता वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों में से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। अच्छा था चैप्टर, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली थी इसमें, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। वैसे तो सारा कुछ आ गया होगा समझ में। चलिए अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।